जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब खूब मजे में होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, आज आपके जो सिलेबस में मीराबाई हैं, जिनकी पदावली है बसो मेरे नैनन में नंदलाल, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में हम सबसे पहले मीराबाई के जीवन के परिचय को जान लेते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए बच्चों, हम मीराबाई के बारे में जानेंगे। देखिएगा बच्चों, इस वीडियो को आप पूरा सुनिए। हमेशा किसी भी गुरु को आप पकड़िए तो उन पर विश्वास करते हुए निरंतर आगे बढ़ते जाइए, और देखिएगा समय आते 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 आप अपने आप में काफी इम्प्रूवमेंट पाएंगे। कोई भी विषय है, हमने आपके जो हिंदी का विषय है उसमें आपको हमने पूरी तरह से दृढ़ संकल्प लिया है कि सारी चीजें कंप्लीट कराएंगे आपकी परीक्षा के माध्यम से। आपके आने वाले परीक्षा में जो भी सिलेबस आपके पाठ्यक्रम में है, परीक्षा तक आपका पूरा कंप्लीट होगा। विश्वास के साथ आप जुड़ जाइए और निरंतर बने रहिए। आपको रोजाना का रोजाना वीडियो मिलता रहेगा और हम मैक्सिमम वीडियो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे बच्चों। अभी तो वर्तमान में हम आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। एक तो आपका गद्य काव्य है, जो आपकी चीजें आपको समझने के लिए, जो आप गद्य साहित्य अगर आपको समझना है तो उसमें आपको ये गद्य साहित्य का जो इतिहास है इसके बारे में अच्छे से जानना, व्याख्या चीजें समझाते हुए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चों या तो ये तो ज्यादातर ना ही स्कूलों में पढ़ाया जाता है और ना ही यूट्यूब के माध्यम से आपको मिलता है। क्योंकि ये पढ़ते हुए जो गद्य साहित्य है आपका, इसको पढ़ते हुए लोग बोर होने लगते हैं। लेकिन हमने सोचा कि हम यहीं से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि कोई चीज ऐसा नहीं है जो चीज अच्छा लगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। जो चीज हमें नहीं भी अच्छा लगता है, नहीं भी मन करता है, वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। जब हम उसके बारे में जानने लगते हैं तो फिर हमें अच्छा भी लगने लगता है कि हाँ ये ऐसे ऐसे है और ये हमको जानना भी चाहिए। अगर हम नहीं जानेंगे तो चीजें आगे क्लियर नहीं होंगी। जैसे मान लीजिए अब आपको कहानी लिखना, निबंध लिखना है। अब आप निबंध कैसे लिखेंगे जब निबंध के बारे में, उसके सिस्टम के बारे में नहीं जानेंगे कि निबंध कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, हमको कैसे लिखना चाहिए। अगर हमको किसी के जीवन परिचय को लिखना चाहिए तो उसमें क्या समाविष्ट करना चाहिए। अगर हमको किसी परिदृश्य को, अर्थात जैसे मेला हो गया या कोई हिल स्टेशन हो गया, या हमको प्रदूषण पे लिखना है तो कैसे लिखना चाहिए, या हमको किसी आविष्कार पे लिखना है तो किस तरह से लिखना चाहिए, ये हम उसके बारे में समझ के ही तो जानेंगे। इसलिए बच्चों, आप निरंतर जुड़े रहिए। गद्य साहित्य के इतिहास को आप सुनते रहिए। स्पीड बढ़ा के सुन लीजिएगा, समय कम रहे। 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार बीच बीच में ऐसे सुनते रहिए। चीजें प्लेलिस्ट आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सारी चीजें आपको प्लेलिस्ट में अलग दे दिया गया है आपकी क्लास का। जैसे आप यूट्यूब पे जाएंगे, नीचे क्लिक करेंगे मोर, फिर वहां वीडियो आएगा, वीडियो पर क्लिक करेंगे, फिर आप कॉर्नर पे ऐसे लाइन से ऊपर लिखा रहेगा प्लेलिस्ट, वहां पर लिखा रहेगा। उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे, सारी चीजें आपको मिल जाएगा। आपको इसकी जानकारी नहीं है तो अपने बड़ों से घर में किसी से पूछ लीजिए कि प्लेलिस्ट कैसे डाउनलोड होता है, या अपने फ्रेंड सहपाठी से या कोई भी जानकार हो उनसे पूछ लीजिए और डाउनलोड करके उसको निरंतर सुनते जाइए। 2 से 3 बार सुन लीजिए बच्चों, देखिएगा निरंतर आगे 1 से 2-3 महीने में एग्जाम तक आप इतना स्ट्रांग हो जाएंगे हिंदी को लेकर कि आपके अंदर से जो भय है कि आप, क्योंकि आप अन्य सब्जेक्ट को ज्यादा ध्यान देने की वजह से आपका हिंदी पीछे रह जाता है, क्योंकि आपको लगता है हिंदी आसान है, और ये लगने से कि आसान है पढ़ते नहीं है, और फिर आगे एक समय आता है कि ये बहुत कठिन हो जाता है। इन सब बातों के साथ बच्चों, अब हम आइए मीराबाई के इस आपके काव्य खंड का, जो मीराबाई हैं इनके जीवन परिचय को जानेंगे। फिर उसके बाद इनके नेक्स्ट क्लास में हम इनकी पदावली को पढ़ेंगे, जो है बसो मेरे नैनन में नंदलाल। तो आइए बच्चों, प्रारंभ करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दें कि बच्चों ये देखिए, आपका जो फ्लो चार्ट है ना, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको आपने रट लिया और इसी तरह से आपने यहाँ इसको बना दिया, ऐसे जब आप लिखेंगे जीवन परिचय तो आपको ऐसे बनाना रहेगा। देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, पहले चीजें समझा दें कि कैसे लिखना रहेगा एग्जाम में। देखिए समझ लीजिए आपका 7वां पेपर है, अब आपको जीवन परिचय लिखना है, तो आप यहाँ क्या डालेंगे, यहाँ पर पहले लाइन खींच के यहाँ पर लिखेंगे जीवन परिचय, लाइन खींच देंगे यहाँ पर अच्छे से सुंदर से। उसके बाद आप जिसका जीवन परिचय लिखना चाहते हैं, मान लीजिए मीराबाई का लिखना चाहते हैं, तो ऐसे आप मीराबाई लिख देंगे। देखिए मीराबाई का
जीवन परिचय, ऐसे पहले ऊपर आप जीवन परिचय लिखेंगे, नीचे मीराबाई लिखेंगे। अब उसके नीचे बच्चों ऐसे डब्बा बना लेंगे ये, और इसी डब्बे में जो आपको फ्लो चार्ट नीचे दिया हुआ है ऐसे फिल कर देंगे। जन्म हो गया, मृत्यु हो गई, माता का नाम, पिता का नाम, शिक्षा, भाषा शैली, रचना, ये सारी चीजें ऐसे लिखते चले जाएंगे। तो यही बच्चों, यही आपको नंबर दिलाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है। अब आज के परीक्षा की दृष्टि से जो आपका 2020 का नई शिक्षा नीति लागू, वो आप तो जानते ही होंगे बच्चों। ये आपका जो पाठ्यक्रम है, पैटर्न है, ये नई शिक्षा नीति के अनुसार अब चल रहा है 2020 के अनुसार। तो चीजें यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आप अभी से लिखे रहेंगे बच्चों तो ये हैबिट में बनी रहेगी, और जब आप नेक्स्ट क्लास जब हाई स्कूल में जाएंगे तो यही आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। ये अगर ये आप लिख के फिर उसके बाद नीचे ऐसे जो भी और चीजें हम आपको बताएंगे लिखना, वो लिख देंगे, समझ लीजिए आपको एग्जामिनर को नंबर देने में जरा संकोच नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, उनको समय भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जैसे वो ये फ्लो चार्ट देखेंगे कि आपने ये फ्लो चार्ट बना दिया है, तो उनको पूरा श्योर हो जाएंगे कि बच्चे ने काफी अच्छे से पढ़ा है और इसलिए यहाँ पर चीजें लिख पाया है। क्योंकि पढ़े रहोगे, जानकारी रहेगी तभी। अब जैसे ये फैक्ट है, तो या तो आप पढ़े रहेंगे तभी ना तो आपको याद रहेगा, बार बार रिवाइज करेंगे तभी तो याद रहेगा। तो जैसे आप ये लिखेंगे तो एग्जामिनर देख के तुरंत समझ जाएगा कि बच्चा पढ़ने लिखने वाला है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम इसी फ्लो चार्ट से शुरू करते हैं, और इसको आपको कॉपी में उतारना ही है। आप इसको उतारिए और इसे इसको बार बार ऐसे हर दूसरे तीसरे, पहले तो शुरुआत में आप थोड़ा ज्यादा पढ़िए, इसको बार बार पढ़ते रहिए। फिर जब आपको चीजें याद हो जाए ना बच्चों, तो आप हफ्ते में एक बार रिवीजन करें, पर रिवीजन अवश्य करिएगा, क्योंकि सफलता का मूल मंत्र यही है बच्चों, रिवीजन। सफलता का मूल मंत्र यही है, रिवीजन। आप एक चार्ट बना लीजिए जहां आप बैठ के पढ़ते हैं, वहां पर जितने सारे आपके खंड काव्य में है या गद्य काव्य में है, ये कम से कम 5-6 जो कवि हैं उनको ऐसे लिख दीजिए। कवियों के नीचे यहाँ पर आप लिख दीजिए उनका जन्म, मृत्यु, माता पिता का नाम, ऐसे, और चिपका लीजिए वहां पर, और उसको बार बार देखते रहिए। घूम के जहां से भी आइए देखते रहिए। सुबह उठिए देख लीजिए, ब्रश मंजन करते टहल रहे हैं देख लीजिए, नाश्ता कर रहे हैं देख लीजिए, इसी तरह से। क्योंकि ये फैक्ट है बच्चों, ये ऐसी चीजें इसको हमको बार बार देखना पड़ेगा, तभी चीजें याद होंगी। और अब आइए देखिए जन्म स्थान, अब चौकड़ी, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मीराबाई के बारे में हम पढ़ रहे हैं बच्चों। मीराबाई, ये मीराबाई का जीवन परिचय है बच्चों। देखिए जो जन्म है, मृत्यु है, ये सब मीराबाई का है बच्चों। तो ये देखिए जन्म 1498 में इनका जन्म हुआ था, किसका? मीराबाई का जन्म। और जन्म स्थान बच्चों ये चौकड़ी मेवाड़ राजस्थान साइड की हैं। और इनके पिता रत्न सिंह थे, पिता का नाम क्या था? रत्न सिंह। और पति भोजराज थे। और मृत्यु इनकी 1546 में हो गई बच्चों। और चूंकि ये श्री कृष्ण की बहुत प्रेमी थी, इसलिए इनकी जो भाषा है बच्चों, ऐसे ही लॉजिक आप लगा सकते हैं कि इनकी भाषा क्या होगी। आपके सूरदास जी का पद कोई पूछ लिया, अरस खान का कोई पद पूछ लिया, मीराबाई का पद पूछ लिया, तो आप ज्यादातर फोकस कीजिएगा बच्चों कि इनकी भाषा कैसी होगी, ब्रज भाषा होगी। क्योंकि ये श्री कृष्ण प्रेमी थे, और श्री कृष्ण कहाँ रहते थे? मथुरा में रहते थे, ब्रज में रहते थे, तो वहां की भाषा कैसी रहेगी? ब्रज रहेगी। बस यही टिक लगा लीजिएगा। तो आइए बच्चों, ये जो फ्लो चार्ट आपको हमने बता दिया ना, ये जो फ्लो चार्ट आपको हमने बताया है, इसको ध्यान से याद करने के लिए ये काफी समय से आपके मस्तिष्क में बना रहे। कोई चीज बच्चों होता है ना छोटी छोटी, तो जब हम उसके बारे में विस्तार से जाने रहते हैं ना, तो हमको वो जो छोटी चीजें हैं, फोकस वाली करने वाली चीजें, जो याद करने वाली चीजें हैं, वो आसानी से याद हो जाता है। तो आइए अब हम इनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं कि इनका जन्म कैसा हुआ, माता पिता और सब सारे डिटेल को इनको समझ लेते हैं। चलिए बच्चों, आप कॉन्सेंट्रेशन से सुनते जाइएगा। तो आइए बच्चों, मीराबाई का जीवन परिचय यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, जिससे आपको सजीवता बनी रहे, आपके दिमाग में रहे कि हम मीराबाई का जीवन परिचय पढ़ रहे हैं। मीराबाई, एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा। मीराबाई, अब आइए हम इनके बारे में पढ़ते हैं बच्चों। ये जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी की परपौत्री थी। उसके बाद जोधपुर नरेश राजा रत्न सिंह की पुत्री थी। अर्थात ये जो राव जोधा जी जो थे ना बच्चों, ये रत्न सिंह जी के क्या थे? पिता थे। और ये उनकी पुत्री थी मीराबाई। तो ये भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीराबाई का जन्म जो है बच्चों
राजस्थान के चौकड़ी नामक स्थान पर हुआ। किसके प्रेम में दीवानी? तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी ये। 1498 में इनका जन्म हुआ था और बच्चों इनके बचपन में ही माता का क्या हो गया? निधन हो गया। माता इनकी इन्हें छोड़ के चली गई संसार से। तो इनके जाने के कारण ये अपने पितामह राव दादू जी, अर्थात इनके जो दादाजी थे उनके पिता राव दादू जी के पास रहती थी, पितामह थे उनके पास रहती थी। और प्रारंभिक शिक्षा भी इन्हें वहीं से प्राप्त हुआ, दादाजी के यहाँ, राव दादू के यहाँ। ये देखिए, राव दादू के यहाँ प्राप्त हुआ। ये चीजें आपको याद करना पड़ेगा बच्चों। अब इसमें मान लीजिए कुछ छूट गया तो चल जाएगा, लेकिन ये जो अभी फ्लो चार्ट हमने बताया उसमें कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। राव दादू जी बड़े ही धार्मिक एवं उदार प्रवृत्ति के थे, जिनका प्रभाव मीराबाई के जीवन पर पूर्ण रूप से पड़ा हुआ था बच्चों। ये देखिए, आगे हम बढ़ते हैं, चीजें समझते हुए जाते हैं। दादू राव जो थे बच्चों बड़े ही धार्मिक और उदार स्वभाव के थे, जिनका प्रभाव मीराबाई पर पूर्ण रूप में पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि वो वहीं पर पली बड़ी हुई, बचपन उनका वहीं बीता, तो वो भी धार्मिक हो गई। और 8 वर्ष की मीराबाई श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार करने लगी। और यह बात कोई नहीं जान सका, मन ही मन में मानने लगी भगवान श्री कृष्ण को अपना पति। फिर इनका विवाह 1516 ईस्वी के लगभग चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र, बड़े पुत्र राजा भोजराज के साथ हो गया। और उसके बाद थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा बच्चों, ध्यान से आप कंसंट्रेशन से बस सुनने पर फोकस कीजिएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा छोटा हो गया है, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए जब इनका विवाह भोजराज से हो गया तो विवाह के कुछ वर्ष बाद ही मीरा भी विधवा हो गई, अर्थात इनके पति भी स्वर्गवास हो गया, इनके पति का भी। तो आगे बच्चों फिर इनका सारा जो समय था वो श्री कृष्ण की भक्ति में लग गया, श्री कृष्ण की भक्ति में बीतने लगा। फिर आगे बच्चों मीरा बाई जो श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानकर उनके विरह में पद गाने लगी और साधु संतों के साथ कीर्तन, नृत्य ये सब करने लगी। तो इनके इस प्रकार व्यवहार से परिवार के लोगों को बड़ा नाराज हुए, बड़ा रुष्ट हुए, उनके मान सम्मान को बड़ा ठेस होने लगा। तो देवरत्न सिंह और विक्रमादित्य ने उन्हें अनेक कष्ट दिए। उन्होंने मीरा की हत्या करने का कई बार प्रयास किया, लेकिन सारे प्रयास बच्चों असफल होते गए। अंत में राणा के दुर्व्यवहार से दुखी होकर मीरा वृंदावन चली गई। मीरा की जो कीर्ति से प्रभावित होकर राणा ने अपनी भूल पश्चाताप किया और फिर आगे बच्चों देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, पश्चाताप किया बहुत, अपनी गलती को मानते हुए। उसके बाद ये वापस बुलाने के लिए कई संदेश भेजे इनको कि अब घर आ जाइए, अब ऐसा हम नहीं करेंगे, हम आपको समझ गए हैं कि आप ईश्वर की भक्ति में लीन रहती हैं। परंतु मीरा सदा के लिए सांसारिक बंधनों को क्या है बच्चों, छोड़ चुकी थी। फिर आगे कहा जाता है कि मीरा एक पद की पंक्ति हरि तुम हरो जन की पीर गाते गाते भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। मीरा की मृत्यु जो है बच्चों कहाँ हुआ? द्वारिका में हुआ, सन 1546 में। 1546 के आसपास मीरा जी का मृत्यु हो गया द्वारिका में। और यह मान्यता यह भी है बच्चों कि मीरा दरअसल दक्षिण की यात्रा पर निकल गई थी। मान्यता है जहां तीर्थाटन करते हुए उत्तर की ओर गई, वहां से तानसेन, बीरबल, तुलसीदास, मान सिंह, अकबर आदि के संपर्क में आई, आदि सबसे इनका भेंट हुआ। और इस आधार पर इनका जो निधन है बच्चों 1561 से 63 माना जाता है निधन। लेकिन अब यहाँ पर 46 दिया, ये ज्यादा मान है, इसलिए आप इसी को लिखेंगे, ये 1546 को के आसपास माना जाता है। अब आइए बच्चों इनकी साहित्यिक सेवाओं के बारे में, इन्होंने क्या क्या लिखा अपने जीवन में। तो ये देखिए, मीरा के जो काव्य हैं बच्चों, ये जो मुख्य स्वर हैं कृष्ण भक्ति के हैं। इनके काव्य में इनके हृदय की सरलता, निश्चलता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है बच्चों। इनकी जो भक्ति साधना है ना, इनकी काव्य साधना है, भक्ति साधना ही इनकी काव्य साधना है। दाम्पत्य प्रेम के रूप में इनके संपूर्ण काव्य में इनके हृदय के मधुर भाव गीत बनकर बाहर उमड़े हैं।
विरह की स्थिति में इनके वेदनापूर्ण गीत अत्यंत हृदय स्पर्शी अर्थात हृदय मन को छू लेने वाले हैं। इनका जो प्रत्येक पद है बच्चों वो सच्चे प्रेम की पीर से भरपूर है। इनके प्रत्येक पद में सच्चा प्रेम झलकता है। भाव विभोर होकर गाए गए तथा प्रेम एवं भक्ति से ओतप्रोत इनके जो गीत हैं आज भी तन्मयता के साथ होकर लोगों के द्वारा गाए जाते हैं। कृष्ण के प्रति प्रेम भाव की जो व्यंजना है वही इनकी कविता का उद्देश्य रहा है बच्चों। अब इनकी रचनाएं हैं, मीरा की जो रचनाएं हैं इनकी हृदय की विरहता को देखने में मिलती है। रचनाओं में, मीरा की रचनाओं में इनके हृदय की व्याकुलता को, वेद दुख को दिखाई पड़ता है। और आगे बच्चों इनका जो इनके नाम से 7-8 रचनाएं उल्लेख हैं। कितनी रचनाएं हैं? 7 से 8 रचनाएं हैं बच्चों, देख लीजिए इसको अब। यहाँ पर देखिए, पहला है नरसिंह जी का मायरा। याद करना बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको जीवन परिचय में लिखना पड़ेगा, जो फ्लो चार्ट होगा ऊपर। नरसिंह जी का माहिरा अर्थात इनको नरसिंह जी रो माहेरो, ये राजस्थान का है। ये अब हम हिंदी भाषा में इधर राजस्थानी में ऐसे बोलते हैं, नरसिंह जी रो माहेरो। और दूसरा है राग गोविंद। तीसरा है गीत गोविंद की टीका, राग सोरठ के पद। ये अभी से आप याद कर लीजिए बच्चों, क्योंकि ये आपके हाई स्कूल, इंटर, 11, 12 मतलब हाई स्कूल में 11 में 12 में और आगे जब आप कंपटीशन एग्जाम देंगे बच्चों, आपको शिक्षक बनना है, आपको टीचर बनना, मास्टर बनना है, आपको दरोगा बनना है, जो भी परीक्षा देंगे आप कंपटीशन में, तो उसमें बच्चों ये सारे हिंदी, अगर जहां भी आपको हिंदी आ गया तो ये सब चीज इंपॉर्टेंट समझना बेटा। तो इसीलिए इसको अभी से आप पढ़ना लिखना शुरू कर दीजिए, समझना शुरू कर दीजिए। टारगेट बना के कि आपको कुछ ना कुछ अपने पद पे कहीं ना कहीं खड़े होना है। इस तरह से पढ़ाई कीजिए। तो बच्चों देखिए, ये आपको याद करना पड़ेगा। मीरा की मलार, मीराबाई की मलार, गरबा गीत और राग बिहाग तथा फुटकल पद। फुटकल अर्थात बच्चों छोटे छोटे पद। इनकी प्रसिद्ध का आधार जो है बच्चों मीरा पदावली है। क्या है? मीरा पदावली। इसी से इनको ज्यादा प्रसिद्धि मिली, अर्थात ये जन समाज में, पुस्तकों में ज्यादा प्रचलित है मीरा पदावली। ये एक महत्वपूर्ण कृति है बच्चों। अब इनके भाषा शैली के बारे में आइए समझ लेते हैं। भाषा शैली के बारे में समझ लेते हैं बच्चों। मीराबाई ने ब्रज भाषा को अपनाकर गीतों की रचना की है। ये स्पष्ट है, हमने आपको पहले ही बताया है। श्री कृष्ण की प्रेम की दीवानी है, तो ये श्री कृष्ण कहाँ रहते थे? मथुरा में रहते थे। बचपन ब्रज वहां पर बीता, ब्रज में बीता, तो इसलिए इनकी ब्रज भाषा याद रहेगा बच्चों, आपके दिमाग में चीजें बैठी रहेंगी। इनके द्वारा प्रयुक्त इस भाषा का पर जो उर्दू हो गया, खड़ी बोली हो गया, राजस्थानी हो गया, गुजराती, पंजाबी भाषा की जो स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है। इससे पता चलता है कि ये हर क्षेत्रों में इन्होंने भ्रमण किया है। और इनकी जो काव्य भाषा बच्चों अत्यंत मधुर, सरस और प्रभावपूर्ण है। इनके सभी पद गेय पद हैं और इन्होंने गीत काव्य की भावपूर्ण शैली और मुक्त शैली अर्थात बच्चों अगर गेय पद में कोई चीज है तो मुक्त शैली ही आएगा ज्यादातर। तो इनकी जो शैली में हृदय की तन्मयता है बच्चों, लयात्मकता है, संगीतात्मकता है, ये सब बच्चों स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो ये देखिए, अब पदावली को देख लेते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। श्री कृष्ण के पदों में श्री कृष्ण के प्रति मीरा अत्यंत प्रेम व्यक्त कर रही हैं बच्चों। कृष्ण मनोहर और भक्त वत्सल हैं। कृष्ण मनोहर और ये भक्त वत्सल हैं। अपने इष्ट से उनका जो प्रेम है वो ऐसी अमूल्य वस्तु है जिसे किसी पहरे की जरूरत नहीं है, कोई उसे चुरा नहीं सकता। मीरा को विश्वास है कि उसके सहारे वो भवसागर, संसार रूपी भवसागर को पार करती हुई पार कर जाएंगी। और इन पदों में मीरा का व्यक्तित्व, संघर्ष, श्री कृष्ण से उनका प्रेम बहुत अच्छे से उत्कट रूप में व्यंजित होता है, अर्थात स्पष्ट होता है बच्चों। तो आपने ये मीराबाई का जीवन परिचय आज देख लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में इनसे संबंधित पदावली को हम पढ़ेंगे। तो अब इन्हीं के साथ वीडियो समाप्त करते हैं बच्चों, और आप वीडियो पूरा देखिएगा। आप विश्वास मानिए, अब निरंतर जुड़े रहे तो आपको पता चल जाएगा आने वाले कुछ ही समय में कि कितना स्ट्रांग हो रहा है हमारा हिंदी। तो आप इससे जुड़ जाइए और बच्चों सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब जब किए रहेंगे तो चूंकि हम डेली प्रोवाइड कर रहे हैं वीडियो,
गद्य का खंड से, काव्य खंड से, तो आपको बराबर मिलती रहेगी। और जब सब्सक्राइब नहीं रहता है ना, तो वो कभी कभार जब आप सर्च करते हैं तब मिलता है, या आप पिछली वीडियो को देखते हैं तो फिर आने वाली वीडियो दिखाई पड़ता है वो कुछ दिन बाद। तो ये रोजाना को रोजाना आपको पढ़ना है, ये आप नियम में अपने बना लीजिए कि आप हिंदी से हमसे जुड़ गए हैं हिंदी विषय को लेकर, और आप रोजाना यहीं से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चीजें बराबर आपके पास पहुंचती रहें। और बच्चों अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करें और अपने मित्रों को भी भेजें। आपकी सहेली होंगी और बच्चों के जो होंगे, बेटे हमारे जो हैं उनके मित्रगण होंगे, आपके बुआ मामा ना जो भी हैं उनके पास, उनके भी भाई बहन उनसे संबंधित आपके हैं, तो उनको भी भेजिए। आपके साथ जो पढ़ने लिखने वाले हैं सबके पास भेजिए बच्चों, और सबको बताइए कि आप हिंदी क्लासेस से इससे जुड़ जाइए, लक्ष्य क्लासेस से, और ये आपको काफी बेनिफिट पहुंचाएगा बच्चों। देखिए, तो आइए अब हम यहीं से वीडियो आपका समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। जय हिंद।